फायर मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। मैच की विजेता टीम सीधे पहुंचेगी फाइनल्स में। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री के साक्षात्कार की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा की 20 वर्ष पूर्ण होने पर संसद टीवी को विशेष साक्षात्कार दिया। अपने साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का भविष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। साक्षात्कार के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक, भाजपा में आने के बाद पहला कालखंड संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल का था और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा भी चाक चौबंद हुई है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। कभी नहीं सोच सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हम 11वें नंबर से 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है। ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा है। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और आइए सीधे रुक करते हैं बेंगलुरु का, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कैसे समझे, उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अस्पताल में तो बहुत कम आएंगे और बाद में आएंगे, लेट आएंगे। हमें सारी मशीनरी को ऑपरेट करनी पड़ेगी। पहले तो फैमिली अपने घर में कोई मेंटल हेल्थ की शिकार नहीं हुए है ना। ऐसा वो कीड हो, फैमिली को कोई मेंबर हो, उसको जज करे वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। किस अदर टाइप का बिहेवियर व्यक्ति अपनी फैमिली में कर लेते, क्यों करते हैं, वहां से क्वेश्चन शुरू करके ये बिहेवियर किया है तो उसको यहां मिल रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। उसके बाद स्कूल में आए बच्चे हैं तो स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी उसका बिहेवियर को स्टडी कर सके, इसलिए हमें टीचर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपका स्टूडेंट ऐसा बिहेव करते हैं, वहां से क्वेश्चन शुरू करके ये बिहेवियर किया है तो उसको यहां मिल रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। उसके बाद स्कूल में आए बच्चे हैं तो स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी उसका बिहेवियर को स्टडी कर सके, इसलिए हमें टीचर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपका स्टूडेंट ऐसा बिहेवियर करे तो उसमें कमी हो सकती है। उसकी और उनके बाद हॉस्पिटल की भूमिका आती है, डॉक्टर्स की भूमिका आती है, वो 3rd क्रम पर है। उसको हमें चैनलाइज करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। मंच पर कार्यक्रम में भाषण तो हो जाएंगे, हॉस्पिटल में आने से इलाज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं अलग सोच करने वाला आदमी हूं। ये मेंटल हेल्थ को मैं आगे ही नहीं बढ़ने देना है। मेंटल हेल्थ जो आज इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देना है, ऐसा नहीं, जिसका सॉल्यूशन हमारे रूट में है, रूट कैनाल में जाके
हमें उसको स्टडी करके हम कैसे मेंटल हेल्थ के शिकार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में उसका सॉल्यूशन है। इस दिशा में हम सोचे। आज कई में हमारी उपस्थिति में कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। टोबैको के लिए भी 1 महीने के लिए आप कैंपेन चलाएंगे, ये अच्छा है, करना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भूमिका मुझे लगता है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत महत्वपूर्ण होती है। डीपली स्टडी करके साइंटिफिक सॉल्यूशन इस सरकार के पास आना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर गवर्नमेंट पॉलिसी तय करती है, डिसीजन लेती है और उसका सॉल्यूशन की दिशा में प्रयास होता है। इसलिए निमहांस जैसी हमारे पास इतनी पुरानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 1936 में बनी, अच्छा रेपुटेशन है। कई ऐसे एक स्टूडेंट को एक टास्क देके केवल बुक पढ़ जाए, पास हो जाए। दोस्तों, मुझे एजुकेशन से देश को जो मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिला है। ये सब इंस्टीट्यूट के पास, फैकल्टीज के पास, रिसर्चर्स के पास देश को बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए, क्योंकि यही देश के डेवलपमेंट का आधार बन सकता है, फ्यूचर का आधार बन सकता है। हमने जोर दिया है, मोदी जी ने, अभी हम रिसर्च पर जोर दे रहे हैं। हम हमारे टीचर्स इसका महत्व बढ़ा रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट का महत्व बढ़ा रहे हैं, उसके लिए थाली ताली बजती है। नया भारत का निर्माण करना है दोस्तों, और नया भारत के निर्माण में आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहे, ये अपेक्षा है। जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं, और आगे आप उत्साह से नेशन रिक्वायरमेंट सेंट्रिक आप काम करके नेशन को सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज ढेरों कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त बोल रहे थे कि मेंटल हेल्थ जो है, जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और अगर हम एक नए भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमारी जो मानसिक हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रुक करते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की ओर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को 12 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार देर रात 10:50 पर गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया गया। एसआईटी प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। लगभग 12:35 पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शनिवार रात क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष का मेडिकल भी कराया गया। तमाम चर्चाओं के बीच आशीष को विशेष मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसे 3 दिन की रिमांड मांगी थी उनके लिए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आशीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बात करें वैक्सीनेशन की, तो देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 66,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश की आबादी के सर्वाधिक संवेदनशील समूहों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देश में लगातार कोविड-19 के नए मामलों में कमी जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,166 नए मामले दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम हैं। ये मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है और वर्तमान में 0.68% पर है। पिछले 24 घंटों में 23,624 मरीज महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 97.99% हो गई है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भेजी गई कोविड रोधी टीके ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 10 लाख डोज शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गई। भारत से बांग्लादेश को भेजी गई इस टीके की ये तीसरी खेप है। बांग्लादेश को अब तक इसकी 80 लाख डोज भेजी जा चुकी हैं। आइए अब सीधे रुख करते हैं इम्फाल का, जहां जेपी नड्डा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जमीन पर लोगों के साथ संबंध बना करके पार्टी को मजबूत भी किया है और यहां पर कार्यालय के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी किया। इसलिए मैं विष्णुपुर के कार्यकर्ताओं को, थौबाल के कार्यकर्ताओं को और यहां के कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और उसमें अपने को खुशी में समावेश भी करता हूं। अब ये कार्यालय तो बन गया, लेकिन इस कार्यालय को हम ऑफिस नहीं बोलते, क्योंकि ऑफिस जो होता है वो 10 बजे शुरू होता है और 5 बजे समाप्त होता है। कार्यालय कभी बंद नहीं होता है, हमेशा खुला रहता है और इसलिए वह कार्यालय हमारी आत्मा होती है। वहां हम पार्टी का संस्कार लेते हैं और इस संस्कार का कोई नाम भी होना चाहिए और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर करिएगा। नसीदगी ऑफिस असीगी ममिंग थंबाल सांगलेन हाइना कोरंगानी, तो थंबाल सांगलेन, ठीक है? तो जोरदार तालियों के साथ आप इसका समर्थन कर दीजिए। आज के दिन मैं इसको थंबाल सांगलेन, अब इसके नाम से यह जाना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी थंबाल सांगलेन। ये जो कार्यालय है ये ऑफिस नहीं है, ये संस्कार का केंद्र है। आज आपको हमारे मित्रों ने मेहनत करके ये कार्यालय दिया है। इस कार्यालय का सदुपयोग करते हुए हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए अपने अतीत को पहचान करके पार्टी को बारे में सोचना है। याद कीजिए 1995 में 1995 में पहला एमएलए बना था हमारा, 1995 शोभा सिंह जी, ठीक बोल रहा हूं? बाद में सरकार में मंत्री बने। हमारे 2006 में 6 एमएलए बने, 2002 में हमारे 4 एमएलए बने। हमें आज खुशी है कि हमारे 24 एमएलए हैं, एन बीरेन सिंह मंत्री मुख्यमंत्री हैं और हमारे रंजन बाबू भारत सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा के सदस्य जीत करके आए हैं और हमारे महाराजा साहब राज्यसभा में मणिपुर से आए हैं। इस बात को हमको समझना है। ये छोटी घटनाएं नहीं है। याद करो, जब हम जमानत बचा लेते थे तो ताली पीटते थे कि हमारी जमानत बच गई। आज आप सीटें गिनते हो, वोट भी नहीं गिनते हो। मैं पूछता हूं कितना परसेंट वोट आया, बोला परसेंट ठीक था, सीट बड़ी जोरदार आई है। तो ये जो परिवर्तन है ये आप लोगों की सबकी मेहनत के माध्यम से है। म्युनिसिपल काउंसिलर्स लें तो उसमें हमारी 90 संख्या है 138 में। अगर हम चेयरपर्सन गिनना शुरू करें तो 28 में से 23 हमारे हैं। अगर हम इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो हमारे 28 में से 20 हमारे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आकर के खड़ी। लेकिन हमने रुकना नहीं है, हमने बढ़ना है और हमने ही बढ़ना है। इस बात को हमको समझना चाहिए और अगर हमने बढ़ना है और उसको आगे ले जाना है और थंबाल को आगे ले जाना है तो हमको अपनी मेहनत के साथ साथ संस्कार को अपना बीज मानना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये कार्यालय जो है इसमें मॉडर्न व्यवस्थाएं की गई हैं। कॉन्फ्रेंस रूम है, डिजिटल के दृष्टि से आपका सोशल मीडिया सेल है, मीडिया सेल है, कॉन्फ्रेंस रूम है,
अब हम इसमें जोड़ रहे हैं रिसर्च विंग, और रिसर्च विंग में किन सरकारों ने क्या काम किया और हमारी एन बिरेन सरकार ने 4.5 साल में क्या किया, इस पर भी रिसर्च होकर के आगे आना चाहिए। दुनिया को बताना चाहिए, हमारे एक एक कार्यकर्ता को बताना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। और यही चीज विष्णुपुर में भी होनी चाहिए, यही चीज थाउबाल में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक संस्कार को देने का काम करते हैं। इसलिए इस कार्यालय का सदुपयोग हो और थंबाल सांगलेन के रूप में हम इस काम को करें, ये मैं आपको इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त इम्फाल में हैं, जहां उन्होंने नवनिर्मित पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर वो संबोधित कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बवाना और प्रगति केंद्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली मंत्रालय में सचिव आलोक कुमार ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव तरुण कपूर ने ये आश्वासन दिया है कि आलोक कुमार ने ये भी बताया कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी को दिल्ली की दादरी और झज्जर केंद्रों के लिए राष्ट्रीय औसत के बराबर कोयला भंडार बढ़ाने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली सचिव ने कहा कि दिल्ली बिजली वितरण कंपनियां दादरी 1 से बिजली नहीं ले रही हैं, क्योंकि वे 25 वर्ष बाद बिजली खरीद समझौते से अलग होना चाहती हैं। इन कंपनियों को बिजली लेने का परामर्श दिया गया है। इस बीच कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय उप समूह सप्ताह में 2 बार कोयला स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है। कोयले के स्टॉक के प्रबंधन और कोयले के समान वितरण को सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए बिजली मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया। सीएमटी दैनिक आधार पर कोयला स्टॉक की बारीकी से निगरानी और प्रबंधन कर रहा है और बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए सीआईएल रेलवे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। सीएमटी ने आज बैठक हुई थी, जिसमें स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि 7 अक्टूबर 2021 को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का कुल प्रेषण 1.501 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जिससे खपत और वास्तविक आपूर्ति के बीच का अंतर कम हो गया है। कोयला मंत्रालय और सीआईएल ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके बाद प्रतिदिन 1.7 मीट्रिक टन को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे निकट भविष्य में बिजली संयंत्र में कोयले के भंडार के क्रमिक निर्माण में मदद मिलने की संभावना है। कोयले की आपूर्ति के साथ साथ बिजली की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। और भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच सेना तैनाती को लेकर 13वें दौर की वार्ता आज मालदो में हो रही है। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच तनाव को कम करने के लिए ये वार्ता की जा रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन कर रहे हैं। लेबनान में ईंधन आपूर्ति में कमी की वजह से 2 सबसे बड़े ऊर्जा केंद्र बंद होने के कारण देश में केंद्रीकृत बिजली उत्पादन बंद हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि देश का ऊर्जा नेटवर्क शनिवार दोपहर के बाद से बंद है और ये समस्या कम से कम सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। राज्य बिजली कंपनी ने जहाज रानी ऊर्जा केंद्र में थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट के बंद होने की पुष्टि की है। वहीं देयर अम्मार प्लांट शुक्रवार से ही ईंधन आपूर्ति नहीं होने की वजह से काम करना बंद कर दिया था। बयान में कहा गया है कि बिजली उत्पादन केंद्रों के बंद होने से कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है और हाल फिलहाल में इसका संचालन दोबारा शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य बिजली कंपनी अस्थायी तौर पर बिजली प्लांट को चालू करने के लिए सेना के तेल भंडार का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। आयातित ईंधन की आपूर्ति बंद होने से लेबनान में आर्थिक संकट और गहरा गया है। 2019 के बाद से लेबनान की मुद्रा में 90% तक गिरावट आई है। और ब्रिटेन के बड़े उद्योगों, खासकर स्टील, ग्लास, सेरामिक और पेपर उद्योग ने सरकार को चेतावनी दी है कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से उन्हें अपना उत्पादन बंद करना पड़ सकता है। ईंधन के स्टॉक में कमी और एशिया में तेल की मजबूत मांग के कारण इस वर्ष यूरोप में गैस की थोक कीमतों में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से विशेषकर ऊर्जा सघन उद्योगों पर काफी दबाव आया है। ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने शुक्रवार को व्यापार मंत्री ख्वासी ख्वाटेंग के साथ इस मसले पर बैठक की, जिसमें कोई तत्काल समाधान निकलकर सामने नहीं आया।
और सूडान में प्रमुख बंदरगाह आदिवासी प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण तीसरे सप्ताह भी बंद है। देश के प्रमुख बंदरगाह के बंद होने की वजह से तेल और गेहूं की आपूर्ति अन्य इलाकों में बाधित है। आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन के कारण सूडान में तेल का संकट पैदा हो गया है। सूडान में पहले से ही बिजली की आपूर्ति की स्थिति औसत रही है और इस नए संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है। सूडानी सेना और आदिवासी नेताओं के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में चरम पर पहुंच गया है। नागरिक समाज के कुछ लोगों ने पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सूडान की सेना को आड़े हाथों लिया है, जबकि सेना ने इस तरह के आरोपों से साफ किनारा कर लिया है। बेजा जनजाति नेता देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। राजधानी खार्तूम में ब्रेड की मांग को लेकर लंबी कतारें देखने को मिली और आयातित आटे की किल्लत देश में देखने को मिल रही है। सरकार ने देश के उत्तरी हिस्सों में दोबारा गेहूं की आपूर्ति करने की बात कही है। कई स्थानों पर डीजल की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे ने सूडान सरकार का समर्थन किया है और बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को समस्या का समाधान तलाशने की अपील की है। और इराक में आज संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच कुल 329 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहा है। इराक के स्वतंत्र चुनाव आयोग ने सामान्य मतदान के लिए लगभग 8,954 पोलिंग सेंटर और 55,041 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इराक में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। हालांकि विदेश में रहने वाले इराकी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। 950 महिलाएं सहित 3,240 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। 1/4 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए और 9 अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें ईसाई और यजीदी शामिल हैं। इराक चुनाव के लिए यूरोपीय संघ की तरफ से करीब 90 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है, जिसमें यूरोपीय संसद का एक प्रतिनिधिमंडल और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजनयिक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी एक अवलोकन मिशन तैनात किया है। मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए इराक के स्वतंत्र उच्च चुनाव आयोग द्वारा कुल 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को मान्यता दी गई है। और अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी टीम को नहीं भेजने के हॉकी इंडिया के फैसले से खेल मंत्रालय खुश नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि किसी भी फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए। खेल मंत्री का कहना है कि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं है, देश की टीम जा रही है। किसी भी एसोसिएशन फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं जा रही, देश की टीम जा रही है। 130 करोड़ के देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक अवसर होता है दुनिया भर की ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा मानना है कि उनको एंगेज करना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ, और निर्णय सरकार को करना है। भारत की टीम कहाँ पे रिप्रेजेंट करे ये केवल फेडरेशन तक के सीमित नहीं है, ये भारत को, भारत की सरकार को भी तय करना है। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 10 दिनों में खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित होगी। चयन समिति तय करेगी कि पुरस्कार किसे दिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आने वाले 10 दिनों के अंदर होगी और वो मिलकर निर्णय भी करेंगे कौन कौन खिलाड़ियों को इस साल सम्मानित किया जाएगा, किनको अवार्ड्स मिलेंगे, और इसके अलावा भी राष्ट्रपति जी से टाइम लेकर फिर उनके माध्यम से इनको सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नीरज चोपड़ा पे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपने जोश और जुनून की बदौलत टोक्यो में भारत का परचम लहरा दिया है। साई ने, टोप्स ने और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हेल्प की। ऊंचा जब लहराया तिरंगा, लांघी सब बाधाएं, चख लिया स्वाद, पूरे होते अरमान का। मेरा एक सपना था पेरेंट्स को फ्लाइट में बिठाना है और कहीं लेके जाएंगे, तो वो काफी खुशी थी उस दिन। जीत ली दुनिया, बना गोल्डन बॉय वो हर आमो खास का। मिलिए टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से। देखिए मेरी कहानी दूरदर्शन पर तपस भट्टाचार्य जी के साथ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के स्थापित किए नए आयाम। कहा, उनके नेतृत्व में सुरक्षित है देश का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 20 वर्ष पूरे होने पर संसद टीवी को दिया विशेष साक्षात्कार। लखीमपुर खीरी में हुई मौत मामले के मुख्य नामजद आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल होगी मामले पर सुनवाई। देश में जारी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भेजी कोविड रोधी टीके ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 10 लाख डोज पहुंची ढाका। देश में कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोयला मंत्रालय की निगरानी समिति ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली को बिजली आपूर्ति करने वाले बवाना और प्रगति केंद्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच सेना तैनाती को लेकर 13वें दौर की वार्ता आज मालदो में। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच तनाव को कम करने के लिए की जा रही है वार्ता। हॉकी टीम का 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेने के मामले में खेल मंत्री ने कहा, हॉकी महासंघ को सरकार के साथ करनी चाहिए चर्चा। टीम सिर्फ हॉकी महासंघ की नहीं। और आईपीएल 2021 का पहला क्वालिफायर मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। मैच की विजेता टीम सीधे पहुंचेगी फाइनल में। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात गृह मंत्री द्वारा दिए गए साक्षात्कार की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर संसद टीवी को एक विशेष साक्षात्कार दिया। अपने साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का भविष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। साक्षात्कार के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। 1, भाजपा में आने के बाद का पहला कालखंड, संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल का था। और तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में
उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा भी चाक चौबंद हुई है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। कभी नहीं सोचा हो सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हम 11वें नंबर से 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी। और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा है। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने बहुत धैर्य के साथ प्रशासन की बारीकियों को समझा, विशेषज्ञों को प्रशासन के साथ जोड़ा और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से तेजी से प्रशासन की बारीकियों को समझा, जो एक्सपर्ट से उनको प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीजों को लोक भोग्य बनाया, योजनाओं में तब्दील किया और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक नया मॉडल बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। और गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी का मानना है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, केवल सरकार चलाने के लिए नहीं। हमारा लक्ष्य देश में परिवर्तन लाना है, सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र प्रथम को लेकर चलते हैं। उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहां पड़ा है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे हैं। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है, जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आज से किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और अर्मीनिया की 4 दिन की यात्रा शुरू हो रही है। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर आज किर्गिज गणराज्य पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर किर्गिस्तान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे की आशा है। बतौर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की ये किर्गिज गणराज्य की पहली यात्रा है। और डॉक्टर जयशंकर 11 से 12 अक्टूबर तक कजाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे, जहां वे नूर सुल्तान में एशिया में विश्वास निर्माण उपायों के सम्मेलन की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। कजाकिस्तान CICA फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। विदेश मंत्री के कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने और कजाक नेतृत्व से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। कजाकिस्तान के साथ विदेश मंत्री अर्मीनिया जाएंगे, जहां वे 13 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। वे वहां अपने समकक्ष के साथ बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे अर्मीनिया के प्रधानमंत्री और अर्मीनिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर आज़ाद अर्मीनिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री होंगे। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ट्रेनी के बेटे
आशीष मिश्रा मोनू को 12 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार देर रात 10:50 पर गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया गया। एसआईटी प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। लगभग 12:35 पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शनिवार रात क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष का मेडिकल भी कराया गया। तमाम चर्चाओं के बीच आशीष को विशेष मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसे 3 दिन के रिमांड के लिए मांगी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सोमवार के मामले की सुनवाई करते हुए आशीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 66,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश की आबादी के सर्वाधिक संवेदनशील समूहों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देश में लगातार कोविड-19 के नए मामलों में कमी जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,166 नए मामले दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम हैं। ये मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है और वर्तमान में 0.68% पर है। पिछले 24 घंटों में 23,624 मरीज महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 97.99% हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के इम्फाल के गोविंद जी मंदिर में पूजा की। पूजा के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद थे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भेजी गई कोविड रोधी टीके ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 10 लाख डोज शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गई। भारत से बांग्लादेश को भेजी गई इस टीके की ये तीसरी खेप है। बांग्लादेश को अब तक इसकी 80 लाख डोज भेजी जा चुकी हैं। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बवाना और प्रगति केंद्रों की पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली मंत्रालय में सचिव आलोक कुमार ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव तरुण कपूर ने यह आश्वासन दिया है। आलोक कुमार ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी को दिल्ली की दादरी और झज्जर केंद्रों के लिए राष्ट्रीय औसत के बराबर कोयला भंडार बढ़ाने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली सचिव ने कहा कि दिल्ली बिजली वितरण कंपनियां दादरी 1 से बिजली नहीं ले रही हैं, क्योंकि वे 25 वर्ष बाद बिजली खरीद समझौते से अलग होना चाहती हैं। इन कंपनियों को बिजली लेने का परामर्श दिया गया है। इस बीच कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय उपसमूह सप्ताह में 2 बार कोयला स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है। कोयले के स्टॉक के प्रबंधन और कोयले के समान वितरण को सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए बिजली मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक कोर मैनेजमेंट टीम सीएमटी का गठन किया था। सीएमटी दैनिक आधार पर कोयला स्टॉक की बारीकी से निगरानी और प्रबंधन कर रहा है और बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए सीआईएल रेलवे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। सीएमटी की आज बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि 7 अक्टूबर 2021 को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का कुल प्रेषण 1.501 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जिससे खपत और वास्तविक आपूर्ति के बीच का अंतर कम हो गया है। कोयला मंत्रालय और सीआईएल ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद प्रतिदिन 1.7 मीट्रिक टन को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे निकट भविष्य में बिजली संयंत्र में कोयले के भंडार के क्रमिक निर्माण में मदद मिलने की संभावना है। संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई पत्र भेजा है प्रधानमंत्री जी को
बिजली की उपलब्धता के संबंध में। तो मैंने कहा कि हमारी मंत्रालय बिजली